नमस्कार, मैं मुकेश कुमार पांडे इकोनॉमिक्स की आज की क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन केन्सियन सिस्टम। किन्स के अर्थशास्त्र में समग्र मांग की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि 1929 में अमेरिका, ब्रिटेन सहित औद्योगिक पूंजीवादी के लगभग सभी देशों में वैश्विक आर्थिक मंदी आती है, जिसे महान मंदी की संज्ञा दी गई है। अमेरिका में बेरोजगारी दरें 1930 से 1940 के दशक में काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, 10 से 20% से भी ज़्यादा। जीडीपी में काफ़ी गिरावट आती है। यही हाल ब्रिटेन का भी होता है। ब्रिटेन में भी महान मंदी दस्तक देती है। 10-15 वर्षों तक बेरोजगारी की ऊंची दरें और जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन, इन सारी समस्याओं को अर्थव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। जॉर्ज मेनार्ड केन्स एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और उस समय ब्रिटेन में इकोनॉमिक्स स्कॉलर्स के बीच में ये डिस्कशन स्टार्ट होता है कि इस मंदी के पीछे की वजह क्या है और इस मंदी को कैसे दूर किया जा सकता है। जितने थिंकर्स इन मुद्दों पे, इन समस्याओं पे विचार कर रहे थे, किन्स भी उनमें एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। और किन्स ने अपना ओपिनियन दिया कि ये जो अमेरिका सहित ब्रिटेन के तमाम देशों में मंदी और बेरोजगारी देखने को मिल रही है, उसका जो मुख्य कारण है वो ये है समग्र मांग में कमी, एग्रीगेट डिमांड में कमी की वजह से ही ये बेरोजगारी और मंदी की सामना करना पड़ रहा है इन देशों को। और इस समग्र मांग में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस मंदी के पीछे, वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फर्म के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो काफ़ी कम हो गया है मंदी के समय में। इसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हुई है और किसी भी उपाय से ये मंदी तथा बेरोजगारी जा नहीं रही है। देखिए, इस समस्या को दूर करने के लिए किन्स ने ये सुझाव दिया कि जब तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग को नहीं बढ़ाया जाएगा, सरकारी खर्चों को नहीं बढ़ाया जाएगा, खासकर पब्लिक वर्क्स पे, सार्वजनिक कार्यों पे, जैसे रोड बनवाना, पुल बनवाना, स्कूल कॉलेजेस की स्थापना करना, बंदरगाह बनवाना, बिल्डिंग्स बनवाना, ये पब्लिक वर्क्स हैं। इनमें जब तक गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करेगी, तब तक इस मंदी तथा बेरोजगारी की समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में, इस गहरी मंदी की स्थिति में, मॉनेटरी पॉलिसी का कोई काम नहीं होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू यदि ब्याज दरों में कमी की जाती है तो भी मनी सप्लाई नहीं बढ़ पाती है, या आप ये कह लीजिए कि केंद्रीय बैंक यदि मनी सप्लाई में वृद्धि करता है तो भी ब्याज दरों में उतनी कटौती नहीं हो पाती है। ब्याज दरों में कटौती के बाद भी इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, इन्वेस्टर का होप इतना डिसअपॉइंटमेंट वाला मंदी की स्थिति में होता है कि निचली ब्याज दरों पे भी वो ऋण लेके निवेश करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि डिमांड है ही नहीं मार्केट में। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी फेल कर जाती है और किन्स सिफारिश करते हैं कि इस मंदी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना होगा। एक तरीके से आर्गुमेंट ये जा रहा है कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम को बचाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेल्फ करेक्टिंग फोर्सेज होते हैं जो मंदी तथा बेरोजगारी को दूर कर देते हैं। बट एज अगेंस्ट क्लासिकल सिस्टम, किन्स का ये आर्गुमेंट है कि इवन कैपिटलिस्टिक सिस्टम को बचाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन बेहद जरूरी है। क्लियर है कि एग्रीगेट डिमांड डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें कोई भी काम, कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर कभी भी आगे नहीं आएगा। जो मुख्य कंपोनेंट्स है केन्सियन इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड के, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एग्रीगेट डिमांड्स के जो मेन कंपोनेंट्स है केन्सियन इकोनॉमिक्स में, वो ये है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस L। ये जो मैंने इक्वेशन आपको एग्रीगेट डिमांड का लिखा है, ये बेसिकली 4 सेक्टर इकोनॉमी के इक्वेशन है। यहाँ पे कंज्यूमर है, फर्म या प्रोड्यूसर है जो इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है, गवर्नमेंट भी है और फॉरेन सेक्टर भी है। फॉरेन सेक्टर के लिए मैंने नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे इक्वेशन में शामिल किया है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड है किन्स के अनुसार। यदि अगर आपकी अर्थव्यवस्था में क्लोज्ड इकोनॉमी है तो फिर एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन हो जाता है C प्लस I प्लस G।
फॉरेन सेक्टर को एलिमिनेट कर देते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में। यदि आपकी अर्थव्यवस्था ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी है, गवर्नमेंट भी नहीं है, एक्टिव रोल नहीं है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, देन आपका एग्रीगेट डिमांड हो जाता है C+I। ठीक है, तो किन्स ने ये कहा कि एक ओपन इकोनॉमी में या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इस इन्वेस्टमेंट डिमांड में काफी कमी आ गई है, जो मंदी तथा बेरोजगारी का कारण है। इस इन्वेस्टमेंट डिमांड को मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर का सेंटिमेंट काफी लो है और वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के, जी को बढ़ा के ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया जा सकता है और मंदी तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आपका एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। कंज्यूमर के द्वारा किया गया डिमांड, प्रोड्यूसर या फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट डिमांड किया जाता है, कैपिटलिस्टिक गुड्स के लिए डिमांड की जाती है। गवर्नमेंट के भी अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो भी डिमांड करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। और हमारे गुड्स के लिए फॉरेनर्स जो डिमांड करते हैं, उसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन में x-n दिखाया है, या किन्सन इक्वेशन में x-n के रूप में दिखाया जाता है। आप कह सकते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग C है, प्राइवेट स्पेंडिंग I है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग G है, और फॉरेन स्पेंडिंग यहाँ पर x-n। ठीक है, तो ये तो एग्रीगेट डिमांड का बेसिकली कंपोनेंट हो गया। इनफैक्ट आपका एग्रीगेट डिमांड का रोल क्या है किन्सन सिस्टम में? किन्स ये कहते हैं, या किन्स के फॉलोअर्स ये कहते हैं कि जब पब्लिक वर्क्स के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जी में वृद्धि करती है, सरकारी पुल बनते हैं, रोड बनते हैं, बंदरगाह बनते हैं, स्कूल कॉलेजेस बनते हैं, अदर प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, गवर्नमेंट सरकारी खर्चे बढ़ते हैं, तो फिर लोगों को इनिशियली स्टार्टिंग में काम मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ावा दिया और प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इकोनॉमी में। तो फर्स्ट इंस्टेंस में पहला इम्पैक्ट ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मंदी से बाहर आती है। इसका सेकंड इम्पैक्ट ये होता है कि जो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है उनके सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ते हैं, उनको कुछ आय की प्राप्ति होती है। तो आय की प्राप्ति होगी तो जाहिर सी बात है कि वो फर्दर डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, और गुड्स एंड सर्विसेज की फर्दर डिमांड होगी तो उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जिन सेक्टर्स की उनके द्वारा डिमांड की जा रही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसका मतलब आउटपुट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है और आउटपुट के लिए एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ता है। तो ये सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, जो नेक्स्ट इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। तो एक तरीके से पूरी इकोनॉमी एक तरीके से आपका लिंक्ड होती है, लिंकेजेस इम्पैक्ट इफेक्ट काम करते हैं, और एक बार गवर्नमेंट स्पेंडिंग होते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण नेशनल इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट वृद्धि देखने को मिलता है। ये एग्रीगेट डिमांड का रोल होता है। यदि आपकी इकोनॉमी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाता है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने का प्रयास करती है सरकारें। यदि ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की स्थिति में है, उस कंडीशन में यदि एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होती है तो फिर सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली एग्रीगेट डिमांड का रोल है किन्स के इकोनॉमिक्स में। और किन्सन इकोनॉमिक्स में जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है वो मुख्य रूप से एग्रीगेट डिमांड पे ही डिपेंड करता है। ये किन्स की अपनी मौलिक सोच है, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट उन्होंने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया कि एम्प्लॉयमेंट, इनकम और आउटपुट जो डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है। आप जितना कंज्यूम करोगे एम्प्लॉयमेंट उतना ही जनरेट होगा, सरकार जितना खर्च करेगी एम्प्लॉयमेंट उतना ही जनरेट होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैकबोन है, किन्सन मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैकबोन है, और इसी के आधार पे आगे की मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट होता है। तो आज के कॉन्सेप्ट में, आज के इस क्लास में हमने ये देखा कि किन्सन सिस्टम में एग्रीगेट डिमांड का क्या रोल होता है, एग्रीगेट डिमांड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन मॉडल को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये देखना होगा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन स्पेंडिंग क्या होती है, और इंडिविजुअल का कंजम्पशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर अब कंजम्पशन फंक्शन डिराइव करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इस मॉडल में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फॉरेन सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर हम इस सिचुएशन में होते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को बनाते हैं,
और फिर जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है उसको दिखाते हुए हम दिखाते हैं कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन कैसे होता है केन्सियन सिस्टम में। तो हमारा जो अगला क्लास होगा वो होगा कंसेप्ट अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन स्पेंडिंग के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है और कंजम्पशन कर्व केन्सियन सिस्टम में कैसे बनता है। आई थिंक आपको ये जो फंडामेंटल बेसिक है एग्रीगेट डिमांड का केन्सियन सिस्टम में, जो थ्रस्ट है फोकस्ड पॉइंट है केन्स के इकोनॉमिक्स का, इसलिए केन्स के इकोनॉमिक्स को एग्रीगेट डिमांड का इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंजम्पशन फंक्शन पे आऊँगा। थैंक यू सो मच।